नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्लीज की इस अंत्योदय बैच में आज दूसरे सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, वो है जियोग्राफी या भूगोल। भूगोल में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विश्व भूगोल। विश्व भूगोल में भी सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे, क्योंकि जब तक हम एक तो क्लास में बेसिक नहीं समझ पाएंगे तब तक हम टू द पॉइंट जंप नहीं कर सकते। जंप इन द सेंस जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में, वहां हम जंप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा, आप चीजें समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या होता है। आखिर कोई पर्टिकुलर शब्द दिया है या टर्मिनोलॉजी दी है तो आप उसको कैसे हल करेंगे, कैसे समझेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड बेसिक से है, यानी कि इसमें से बहुत क्वेश्चन वैसे यहाँ से बहुत आते हैं। जरूरी नहीं है, कभी कम कभी ज्यादा ये जो इसका रेट है वो चेंज होता रहता है, परसेंटेज भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड इंग्लिश में यानी कि कॉस्मोलॉजी या कॉस्मस। ठीक है, कॉस्मस या कॉस्मोलॉजी के अध्ययन की बात करें तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो है अध्ययन किया था क्लॉडियस टालमी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड का शब्द को सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था या फिर शुरुआत किसने की थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्लॉडियस टालमी ने की थी। उसके बाद ब्रह्मांड क्या है, आपको पता है ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड एक अनलिमिटेड क्षेत्र है जहां पे सूर्य है। ठीक है, और बहुत सारे प्लैनेट हैं, बहुत सारे इन द सेंस हमारे जो सौर मंडल में तारे हैं या हमारे प्लैनेट सिस्टम में सॉरी तारे नहीं, हमारे प्लैनेट सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं वो 8 हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि पहले प्लूटो भी था, लेकिन प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से 2006 में एग्जिट कर दिया गया था। ठीक है, इसको एग्जिट कर दिया गया, क्यों कर दिया गया था, क्योंकि ये जो ग्रहों के लिए एक मानक होता है। ठीक है, एक नॉर्म्स जो होते हैं कि एक तो ये जो अपने प्लैनेट यानी कि एक मून की तरह, इसके कोई मून नहीं है, पहली बात तो इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज ये सूर्य के जो चक्कर लगाता है वो उसके मानक में खरा नहीं उतरता है। ठीक है, और तीसरा मानक ये है कि ये बाकी ग्रहों से छोटा भी है। तो बहुत सारे मानक थे, वहां पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, बस समझना है कि क्यों इसे 2006 में बाहर कर दिया गया था, प्लैनेट्स या सोलर सिस्टम से निकाल दिया गया था। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं हम बेसिक। बेसिक इन द सेंस कि ब्रह्मांड कैसे बना। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हो जाएंगे। उसके बाद ये गैस धूल आदि का कणों का जो है प्रसार हो रखा है इसमें, गैस धूल कण। ठीक है, और अन्य पार्टिकल्स जो मेटल्स होते हैं, धातुएं जो होती हैं, ठीक है, उन सभी को मिलकर ग्रह, क्षुद्र ग्रह ग्रह बने हैं हमारे, क्षुद्र ग्रह बने हैं हमारे, तारे बने हैं हमारे, आकाश गंगा बनी है। इन सभी को मिलाकर हमारा सोलर सिस्टम या हमारा ब्रह्मांड कहा गया है। ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहले क्लॉडियस टालेमी ने कहा था कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड के केंद्र में है, और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं, यानी पृथ्वी हमारे केंद्र में हो जाएगी, ये पृथ्वी हो गई, और बाकी जो इसका चक्कर लगाएंगे वो सन भी होगा, सन हो जाएगा। बाकी जो 8 प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम के हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्लॉडियस टालेमी ने ये बताया। उसके बाद एक नवीन संकल्पना आई, नवीन संकल्पना जो सर्वमान्य है, जो सभी के द्वारा स्वीकृत की गई और जो सत्य भी है। ठीक है, आज क्योंकि साइंटिफिक इरा आ गया है तो कोई भी चीज हम लोगों की पहुंच से बाहर नहीं रही है। सबसे पहले कॉपरनिकस ने 1543 में बताया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। करेक्ट, सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इसका चक्कर लगा रहे हैं, यानी अभिक्रमण कर रहे हैं। राइट,
तो ये सर्वमान्य है और यही इसी के बारे में हम आज पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, ये चीज हमने समझ ली। अब आते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पना है वो जॉर्ज लेमेंटर ने दी थी। जॉर्ज लेमेंटर ने 1960-70 में दी थी। आपको सिर्फ याद रखना है जॉर्ज लेमेंटर, और ईयर याद नहीं रखना है। ठीक है, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड जो है एक विशालकाय पिंड था, यानी ये जो हमारा ब्रह्मांड है पूरा अनलिमिटेड है, हमें नहीं पता कहाँ तक ये फैला हुआ है। अभी भी हमारे एक्सो प्लैनेट यानी बाहरी ग्रहों की खोज चल रही है, ठीक है, जो बाहर की तरफ मौजूद हैं। तो इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड जो है वो आग का गोला था। आग का गोला पूरा ऐसे बना हुआ है। कैसे आग का गोला है? हम जानते हैं सूर्य हमारा क्या है? तारा है। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम, यानी हाइड्रोजन से हीलियम में टूटना प्रारंभ हुआ था, और ये जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है वो मिलियंस बिलियंस ईयर तक चलती रही। जब इसमें पूरा इसका मास बहुत बढ़ गया, ठीक है, एनर्जी इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो गई कि ये फट गया। ठीक है, ये फट गया, और इसके फटने से देखते हैं हम आगे, जैसे एक विशालकाय पिंड था, निर्माण इसका भारी पदार्थों से हुआ था। ठीक है, भारी पदार्थ इसमें क्या होंगे? धूल, गैस, मेटल्स, बहुत सारी धातुएं थी इसमें, बहुमूल्य धातुएं जो आजकल हम पृथ्वी पर नहीं देखते हैं। ठीक है, इसमें अचानक विस्फोट होता है, विस्फोट हो जाता है, और इसमें विस्फोट से इसके पदार्थ जो होते हैं वो टूटकर इधर उधर पूरे ब्रह्मांड में छिटक जाते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे हम इसको विजुअल कैसे ये फटा। इसमें पदार्थों का बिखराव हो जाता है। इसमें काले जो पदार्थ थे अनेक ब्रह्मांडी पिंडों का निर्माण हो गया, यानी जिसमें से काला पदार्थ निकला उनसे अनेक ब्रह्मांड के जो पिंड थे, जैसे प्लैनेट हो गए हमारे, यानी कि ग्रह जो हमारे बने 8, वो उनका निर्माण हुआ। ठीक है, और क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ। किसका हुआ? क्षुद्र ग्रहों का निर्माण, क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ। प्लस हम आगे देखेंगे तारे बने, उपग्रह बने, और आकाश गंगाएं बने। और क्या बनी? आकाश गंगाएं बनी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें बनी एक केवल पिंड के टूटने से। ठीक है, अब ये जो पिंडों का निर्माण हो जाता है तब, क्योंकि ये आग के गोले के समान थे, अभी वो ठंडा नहीं हुआ था, हाइड्रोजन से हीलियम में टूटना अभी भी प्रोसेस जारी था। अब ये धीरे धीरे ठंडे हुए, इनका विस्तार हुआ, यानी कि जब ये प्रोसेस चल रहा था बहुत साल बाद ये ठंडे हुए। जितने भी पिंड थे, जितने भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सब थे, ठंडे होते हैं तो आकार में इनके क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, आकार में वृद्धि हो जाती है, जिससे ये सारी संरचनाएं निर्मित हो जाती हैं। अब देखते हैं हम यहाँ से कि कैसे कैसे संभव हुआ। तो ये वीडियो देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये सूर्य एक सूर्य नहीं, एक गोला था जो हमारा ब्रह्मांड था, और ये टूटता है तो इसके कण देखिए यहाँ से यहाँ तक कैसे छिटक जाते हैं पूरा पूरा। कुछ इसमें बड़े कण थे, कुछ बड़े कण थे, और कुछ छोटे कण थे। ठीक है, तो इस क्रम वाइज में निर्माण हो गया। जो बड़े थे वो ग्रह बन गए, और जो छोटे थे वो उपग्रह बन गए, उससे भी जो छोटे थे वो क्या बन गए? क्षुद्र ग्रह बन गए। ठीक है, पहले देखिए कि हम ग्रह, ग्रह कौन से होंगे? जो थोड़ा बड़े थे साइज में। फिर उपग्रह, उपग्रह बन गए। ठीक है, जो इनसे भी छोटे साइज में थे। फिर बनते हैं क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। उसके बाद यहाँ पे जो इनसे भी छोटे थे वो बन गए कणों में, या धूल कण एक तरह से कहेंगे। तो यहाँ पर बन गई आकाश गंगाएं, आकाश गंगाएं बन गई। क्लियर? तो अब ये हमने समझ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं आकाश गंगाएं। आकाश गंगाएं, पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, आकाश गंगाओं की पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ एग्जैक्टली कैसी दिखती हैं। ये है आपकी आकाश गंगा। देखिए यहाँ पे जो आपको नीला, कुछ रेड, कुछ अलग अलग मल्टी कलर्स के पिगमेंट्स दिख रहे हैं। ये जो भी पिगमेंट्स हैं
इसमें धूल कण है, गैसेस हैं, और कुछ बर्फ की जो ड्राई बर्फ होती है, ड्राई बर्फ, ठीक है, ड्राई आइस जिसको बोलते हैं, उसके कण है। इन सबको मिलाकर ये आकाश गंगा बनी। यहाँ पे आकाश गंगाएं क्या काम करती हैं? ये रोटेट होती रहती हैं, रोटेट ऐसे होती रहती हैं, ठीक है। आगे जो हम डीप में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हमें समझ में आएगी। रोटेट होती रहती है, रोटेशन अभी इनका जारी है। इट मीन्स हमें पता है कि ब्रह्मांड का जो फैलाव है वो अभी भी हो रहा है बाहर की ओर, ठीक है। यानी हमारा जो ब्रह्मांड है वो अनलिमिटेड हो रहा है, वो सिकुड़ नहीं रहा है, वो फैल रहा है। इससे ये हमारा सेंस निकलता है, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन जो होती है इन आकाश गंगाओं में, हाइड्रोजन, जस्ट अ मिनट, जो हाइड्रोजन होती है वो हीलियम में चेंज होती रहती है। क्या होती है? हीलियम में चेंज होती रहती है, ठीक है। जब हीलियम में टूटती है हाइड्रोजन तो रोशनी या प्रकाश होना प्रारंभ हो जाते हैं। यानी यहाँ पे बहुत सारे धूल कण हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्राई आइस है, यहाँ पे कुछ मेटल्स हैं बहुत छोटे छोटे जो हमें दिखते नहीं नंगी आंखों से, ठीक है। उन सबके जो कणों को मिलाकर प्लस हाइड्रोजन जो गैस है हीलियम में टूटती है, तो यही कण जो धूल कण है, जो मेटल्स हैं, जो ड्राई आइस है, ये चमकने लग जाती हैं। इनका एक मास बन जाता है, यानी एक द्रव्यमान बन जाता है, ठीक है। चमकने लग जाती है, इनका मास बन जाता है और ये तारों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह बनती है, बहुत सारे असंख्य तारों से एक आकाशगंगा निर्मित होती है। ऐसी 100 अरब आकाशगंगाएं हैं हमारे प्लैनेट में, ठीक है। प्लैनेट हमारे पूरे ब्रह्मांड में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अनुमानतः 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। यह असंख्य तारों का समूह होती है, जैसा कि हम देख चुके हैं। बहुत सारे तारे होते हैं, ये गैसों का समूह होते हैं। गैसें भी होती हैं, धूल कण भी होते हैं, जैसा मैं बता चुकी हूँ, धूल कण हो गए, ठीक, सूखी बर्फ हो गई, सूखी बर्फ हो गई, सूखी बर्फ हो गई, गैसेस हो गई, बस ये सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी आकाश गंगा की बात करें तो सबसे जो करीब की आकाश गंगा है हमारी आकाश गंगा, ठीक है। हमारी आकाश गंगा कौन सी है? हमारी आकाश गंगा को मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारी आकाश गंगा है। पूछा गया कई बार क्वेश्चन कि हमारी आकाश गंगा को क्या कहते हैं, तो हमारी आकाश गंगा को मंदाकिनी कहते हैं। और इसकी जो आकृति है वो सर्पिल है, यानी सर्पेंट टाइप है। सर्पेंट टाइप मतलब ये कुछ इस तरह से बनी हुई है, इस तरह से, मतलब सांप की तरह ये इसकी आकृति है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके बनी हुई है, फिर ये आपस ऐसे रोटेट भी होती है अपने केंद्र पे, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद हमारी जो मंदाकिनी हमारी आकाश गंगा, उसके सबसे नजदीकी जो आकाश गंगा है उसको कहते हैं एंड्रोमेडा। एज ए फैक्चुअल, ये फैक्चुअल में भी आपसे पूछ सकते हैं, हमारी आकाश गंगा के नजदीक का सबसे आकाश गंगा जो है वो कौन सी है? एंड्रोमेडा है। और ये भी स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कि हमारी सबसे नजदीक की जो आकाश गंगा है क्या वो एंड्रोमेडा है? ऑफ कोर्स है। मेरी और हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी आकाश गंगा के एक तारों का समूह है, ठीक है, जो रात में दिखाई पड़ते हैं। हमारी आकाश गंगा के समीप ही जो तारे बहुत, जिसमें जिनको सप्त ऋषि बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह की जो धारणाएं होती हैं, इस तरह के जो तारे हैं इनको मिल्की वे कहा जाता है, ठीक है। मिल्की वे यानी कि एक दुग्ध श्रृंखला का निर्माण करती हैं। यहाँ पे एक तारा हो गया, ठीक है, जैसे देखते हैं यहाँ पे एक तारा, यहाँ पे एक तारा, यहाँ पे एक तारा, यहाँ पे एक तारा, और ऐसे। तो ये एक स्ट्रक्चर की तरह फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इनको मिल्की वे बोलते हैं। ये एक पूरा रास्ता बन जाता है, ठीक है, इस तरह से दूध की सफेद की तरह, जो दूध होता है उस सफेदी की तरह ये तारे पास पास जन्मे होते हैं, जिससे एक रास्ता सा बन जाता है इस तरह का, ठीक है। यानी चमक यहाँ पे इस रास्ते पे दिखाई देती है, इसलिए इसको मिल्की वे बोला जाता है। और ये रात में चमकते हैं, करेक्ट। ये मिल्की वे जो है हमारी आकाश गंगा यानी मंदाकिनी का ही भाग है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओरियन नेबुला,
ओरियन नेबुला जो है हमारी आकाशगंगा सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। करेक्ट। जो हमारी आकाशगंगा है उसका सबसे शीतल यानी ठंडा और चमकीले तारों का समूह है। अब आते हैं सूर्य। सूर्य को देखते, सूर्य भी एक तारा है, ठीक है, प्लैनेट नहीं है, तारा है। तारा क्यों? क्योंकि ये चमकता है। तारा क्यों कहा जाता है? जिस उसको कहा जाएगा जिसकी अपनी चमक हो, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन हीलियम में टूट रहा हो, अपनी चमक हो। और जो प्लैनेट्स होते हैं या ग्रह होते हैं उनकी अपनी चमक नहीं होती है। क्लियर? तो देखते हैं सूर्य। अब सूर्य क्या है? हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये सोलर सिस्टम का हिस्सा है हमारे। ये तारा हो गया, सन हो गया, ठीक है। और इसके चारों तरफ जो जितने भी प्लैनेट हमारे 8 हैं वो क्या करते हैं? इसका चक्कर लगाते हैं, अभिक्रमण पूरा करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ एक चक्कर लगाती है, यानी एक चक्कर क्या मतलब एक तरह से समझा जाता है सन का जो एक चक्कर लगाती है, उसी तरह से हमारे 8 प्लैनेट जो है सन का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। साइरस या डॉग स्टार, ये भी एक तारा है, ठीक है। पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूर पर स्थित है ये साइरस। ये सूर्य के 2 गिने द्रव्यमान वाला तारा है, ठीक है। सूर्य से लगभग 20 गुना चमकीला दिखता है और रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। सूर्य के बाद सर्वाधिक चमकीला तारा है, ठीक है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 20 गुना होता है, यानी कि सॉरी, ये चमकीला कितना है? सूर्य से 20 गुना है। द्रव्यमान इसका 2 गुना है, ठीक है। पृथ्वी से कितनी दूर है? 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो ये सारी चीजें आपकी एज ए स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती हैं, ऐसे जैसे आज का ट्रेंड हमारा पीसीएस जो है यूपीएससी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो वो आजकल स्टेटमेंट में दे रहा, पहले फैक्चुअल होता था, पूछ देता कि साइरस या डॉग स्टार क्या है, तो आप बताते एक तारा है, ठीक। अब पूछ देता पृथ्वी से सबसे नजदीक या दूर या 9 वर्ष प्रकाश वर्ष की दूरी पर कौन सा तारा स्थित है, तो साइरस या डॉग स्टार। अब हमें ऐसे पढ़ना है स्टेटमेंट वाइज, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके। राइट। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमने देख लिया कि साइरस के बाद ये डॉग स्टार के बाद प्रक्सिमा सेंचुरी तारा आता है। ये सूर्य का निकटतम तारा, किसका है? सूर्य का निकटतम तारा, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं दूरबीन का इस्तेमाल सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था। इन्होंने अपने ब्रह्मांड की खोज के क्रम में। अब आते हैं हम, तारे का जन्म कैसे होता है और उसकी मृत्यु कैसे होती है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, मुझे नहीं पता आपने पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बहुत इजी लैंग्वेज में हम यहाँ आपको समझाएंगे कि तारे का जन्म कैसे होता है और ये कैसे मरता है, ठीक है। जैसे हमने दिखाया था आपको, ये आकाश गंगाएं हैं। जस्ट अ मिनट, ये आपकी आकाश गंगा है, ठीक है। आकाश गंगा यहाँ पे क्या है, आपके केंद्र में क्या मौजूद है? यहाँ पे क्या मौजूद है? हर जगह क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक, हाइड्रोजन मौजूद है। अब ये हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, टूटता है, ठीक है। और हमें पता है यहाँ पर धूल कण है, यहाँ ड्राई आइस है, यहाँ पे कुछ मेटल्स छोटे छोटे कण है। अब इन्हीं में जो हाइड्रोजन हीलियम में टूटता है, टूटने के बाद यही कण जो है ऑब्जर्व कर लेते हैं रोशनी को और एक तारे के रूप में बन जाते हैं। तो इस तरह देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे ये जो तारे हैं ये दिखाई पड़ रहे होंगे आपको। तो ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले केंद्र से शुरू होती है। केंद्र का हाइड्रोजन हीलियम में टूटना शुरू होता है, ये प्रक्रिया बाहर तक आ जाती है, ठीक है। तो ये आकाश गंगा है। इसी आकाश गंगा में असंख्य तारे बनते हैं। ये धूल गैस, ड्राई आइस, मेटल्स, इन्हीं को ऑब्जर्व मतलब इनके द्वारा हाइड्रोजन से हीलियम में टूटने की जो प्रक्रिया है उनको प्रकाश को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, यही तारे बन जाते हैं। क्लियर? अब देखते हैं हम। आकाश गंगाओं द्वारा घूर्णन होता रहता है, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे अभी कि रोटेट होती रहती है। आकाश गंगाएं ऐसे रोटेट होती रहती है और एक्सपैंड होती रहती है, फैलती रहती हैं हमेशा। इनका जो विस्तार है वो जारी है, बाहर अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। तो अब आकाश गंगाओं का घूर्णन होता रहता है, ठीक है।
केंद्र से। अब इसमें विद्यमान गैसों का वेग प्रभावित होता है, यानी हाइड्रोजन हीलियम जो होती है। जब कोई चीज रोटेट होगी तो ऑब्वियसली यहाँ का जो बादल होगा गैसों का वो प्रभावित होगा, ठीक, एक्सपैंड होगा, फैलेगा। अब यहाँ पे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण मौजूद होता है, ठीक, तो केंद्र में जो नाभिक संलयन यहाँ पे प्रारंभ हो जाता है, यानी जो अभी क्या था, ये आकाशगंगा स्टेबल थी, अब ये क्या हो गई, रोटेट करने लगी। अब रोटेट करेंगे तो ये जो कण है वो एक जगह इकट्ठा होने लग जाएंगे, ठीक है, इनके केंद्र में आने लग जाएंगे। अब इन कणों में गुरुत्वाकर्षण के कारण नाभिकीय संलयन प्रारंभ हो जाएगा यहाँ पे, यानी हाइड्रोजन हीलियम में टूटना प्रारंभ हो जाएगा। अब क्या होगा, तारे का निर्माण हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे धूल कण आइस ये सब थे प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेंगे और एक तारे का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया, तारा बन गया, एक चमकता हुआ टिमटिमाता हुआ तारा, ठीक। चलिए, ये पहला प्रोसेस था कि एक तारा कैसे बना, हाइड्रोजन का हीलियम में टूटना, ठीक है, बन गया तारा। स्टेप 1, तारे का निर्माण हो जाता है, जैसे ये हमने दिखाया यहाँ पे आपको डायग्राम की जरिए, ये आकाशगंगा थी, ये तारे थे, ठीक है। अब उसके बाद हाइड्रोजन जब समाप्त होने लगता है, यानी केंद्र में अभी हाइड्रोजन प्रक्रिया यहाँ से शुरू हुई थी, हाइड्रोजन का हीलियम में टूटना। अब ये जब यहाँ केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और पूरा का पूरा हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, हीलियम में चेंज हो जाएगा। तब केंद्रीय भाग संकुचित एवं गर्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जब सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो इसका केंद्र बहुत गर्म हो जाएगा और संकुचित यानी श्रिंक होने लग जाएगा, श्रिंक होने लग जाएगा। अभी ये इतना बड़ा था, अब ये छोटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। और बाह्य भाग में हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन जारी रहेगा। हमने बोला केंद्र से ही प्रक्रिया शुरू होती है, अब केंद्र में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, वो हीलियम में ब्रेक हो जाएगा। अब ये प्रोसेस यहाँ की तरफ बाहर की तरफ आएगा, तो जितना यहाँ हाइड्रोजन है अब हीलियम में टूटना यहाँ तक प्रोसेस जारी रहेगा, अभी बाहर वाला हाइड्रोजन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे जो है हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और श्रिंक हो जाएगा हमारा जो केंद्र होता है, और गर्म हो जाएगा, ठीक है। तब धीरे धीरे तारा ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है तो इसकी जो इसका जो एक तरह से प्रकार हो जाता है, जो देखते हैं आपकी सूर्य जो सूर्यास्त होता है, ठीक है, सनसेट जब होता है तो सनसेट लाल हो जाता है ना, यानी कि जो पृथ्वी पर उसकी छाया जो पड़ रही होती है वो दूर चला जाता है सन से, पृथ्वी से, ठीक है। तब केवल इसका प्रकाश नहीं पड़ता पृथ्वी पर, ठीक है, प्रकाश नहीं पड़ता, अब ये दूर से केवल लालिमा इसकी दिखाई देती है, ठीक है, सनसेट के समय। उसी तरह से जो तारा होता है उसमें हाइड्रोजन हीलियम में ब्रेक हो जाता है, प्रकाश इसमें धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, तब ये लाल हो जाता है। अब ये लाल हो जाता है तो स्टेप 2 प्रारंभ हो जाता है, रेड जायंट, ये रक्त दानव तारा बन जाता है। क्या बन जाता है ये, स्टेप 2 में रेड जायंट, ये रक्त दानव तारा बन जाता है। आपसे एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक। अब देखते हैं तीसरा स्टेप कैसे शुरू होता है। हीलियम जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है, ठीक, हाइड्रोजन समाप्त हो गया, पूरा हीलियम में चेंज हो गया, हीलियम में चेंज हो गया, ठीक। अब ये हीलियम कार्बन में चेंज हो जाता है, किसमें हो जाता है, कार्बन में, ठीक, कार्बन में परिवर्तित हो जाता है। ये कार्बन जब ठोस हो जाता है तो ये मेटल्स में चेंज हो जाता है, धीरे धीरे प्रक्रिया प्रारंभ रहती है। मेटल्स यानी जैसे भारी धातुएं, लोहा हो गया, अन्य निकिल हो गया, ठीक है, इस तरह से भारी धातुओं में ये परिवर्तित, हीलियम कार्बन में, कार्बन मेटल्स में परिवर्तित हो जाती है। और तारे में क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, जैसे हमारे ब्रह्मांड में जो आग का गोला था उसमें विस्फोट हुआ था। अब ये जब मेटल्स यहाँ बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ये दबाव सह नहीं पाते हैं, बहुत घनत्व बढ़ जाता है, तब इसमें विस्फोट अगेन होता है, ठीक है, धमाक से, एकदम धड़ाम से विस्फोट होगा। अब ये विस्फोट होगा तो इसको सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरनोवा विस्फोट, ठीक है। क्लियर, इतना यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो सुपरनोवा विस्फोट होता है यहाँ पे, तब ये डिसाइड करता है कि इसका द्रव्यमान कितना है। इसका द्रव्यमान अगर -1.4 से कम है, ठीक है, तो सूर्य के द्रव्यमान से अगर ये कहा जाता है कि अगर इसका -1.4 से कम है तो ये सूर्य के द्रव्यमान से कम हो जाता है, ठीक है, इसकी नाभिकीय ऊर्जा समाप्त हो जाती है।
अब ये क्या बन जाता है, व्हाइट डॉर्फ या श्वेत वॉमन में परिवर्तित हो जाता है। इसे फॉसिल स्टार भी कहा जाता है, यानी कि जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। यानी सब कुछ द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तारे का द्रव्यमान कितना है जब वो सुपरनोवा विस्फोट में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो अगर तारे का द्रव्यमान -1.4 है तो वो क्या बन जाएगी, उसकी नाभिकीय जो ऊर्जा थी वो समाप्त हो जाएगी, यानी हाइड्रोजन से जो हीलियम में प्रक्रिया हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इसमें बचेगा केवल व्हाइट मैटर। ठीक, इसमें व्हाइट डॉर्फ इसको कहते हैं, श्वेत, यानी केवल सफेदी बचेगी इसकी। ठीक है, केवल ऊर्जा बचेगी, अब इसमें सलेन नहीं होगा। ठीक, तो इसको फॉसिल स्टार भी कहा जाता है, जीवाश्म स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इतना द्रव्यमान रहा तो -1.4, अगर इससे ज्यादा रहता है, ठीक है, अगर इससे ज्यादा रहता है तो उसकी प्रक्रिया अलग हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पर, यही जो -1.4 द्रव्यमान सूर्य से कम था, ठीक है, यही वाला तारा जो है ठंडा हो जाएगा, यानी कि इसमें केवल प्रकाश बचा है, इसमें विखंडन सलेन तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो सलेन नहीं होगा तो ये ठंडा होकर काला हो जाता है। अब इसमें रोशनी तो बची नहीं है, हाइड्रोजन हीलियम तो बचा नहीं है। ठीक है, तो अब ये ठंडा होकर व्हाइट मैटर जो होता है काला हो जाता है। जब ये काला हो जाता है ये ब्लैक डॉर्फ हो जाता है, ब्लैक डॉर्फ इसको बोलते हैं, यानी काला वामन, छोटा रह जाता है। डॉर्फ मतलब छोटा, ठीक है, छोटा, और ब्लैक मतलब काला, ये काले वामन तारे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी को कहा गया है चंद्रशेखर सीमा, और ये वैज्ञानिक थे हमारे देश के चंद्रशेखर, उन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम रख दिया गया चंद्रशेखर सीमा। करेक्ट, आई थिंक समझ जरूर आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है भाई आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इससे अधिक द्रव्यमान, यानी कि अगर इससे अधिक द्रव्यमान रहता है जो पहले सूर्य से कम था, अगर सूर्य से अधिक यानी प्लस में चला जाता है द्रव्यमान, या 1.4 हो जाता है, माइनस से यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे माइनस होगा, यार मैं भूल गई लगाना। ठीक है, तो इससे अगर ज्यादा होता है, इससे अधिक द्रव्यमान में क्या होता है, मुक्त घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें वेग अधिक लग जाता है इन तारों में। ठीक है, तो नाभिकीय ऊर्जा छोड़ देते हैं। वैसे क्या होता है, एक तारा जो निर्मित हो रहा होता है, इसके केंद्र में अगर संलयन नहीं हो रहा है, ठीक है, दोनों गैसेस खत्म हो चुकी हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक, तो यहाँ पर क्या क्या होते हैं, एक न्यूट्रॉन कण होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा वेग लग जाता है तो ये कक्षा छोड़ के इसकी बाहर निकल जाते हैं, बचते हैं केवल न्यूट्रॉन इस केंद्र में। ठीक है, तो इसे न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा भी कहते हैं। उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और केवल न्यूट्रॉन बचता है। इस तारे को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, असीमित समय तक यही न्यूट्रॉन तारा सिकुड़ता रहता है। क्यों सिकुड़ता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कम बची है। ठीक है, और ये सिकुड़ता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई संलयन प्रक्रिया अब नहीं हो रही है, जब ये सिकुड़ता रहेगा द्रव्यमान एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाएगा। कैसे, जैसे ये तारा बना, अब ये छोटा होता रहता है, ये और छोटा होता जाएगा, इसका द्रव्यमान क्या होता जाएगा, बहुत ज्यादा होता जाएगा, घनत्व तो एकदम बढ़ता जाएगा इसका। ठीक है, और असीमित घनत्व हो जाएगा, संकेंद्रित होता जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा घनत्व हो जाएगा, सीधी सी बात है। तब ये बन जाता है ब्लैक होल। अब इसमें कोई संलयन प्रक्रिया नहीं हुई, कोई प्रकाश नहीं बचा, और घनत्व बहुत तेजी से बढ़ता जाता है, तब ये बन जाता है ब्लैक होल। और ब्लैक होल के बारे में रिसेंटली बहुत चर्चा में रहता है कि खोज की जा रही है आखिर ये ब्लैक होल संरचना होती कैसी है जिसमें से प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता है। यदि एक ब्लैक होल जो होता है वो बन जाता है, ठीक है, एक ब्लैक होल कुछ इस तरह का होता है, ये छिद्र होता है इसका, और ये इसके बाहर का व्यास होता है। इस छिद्र के अंदर जो कोई भी चला जाता है, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे सैटेलाइट्स हो, चाहे प्रकाश हो, जो भी इस छिद्र के अंदर घुस जाता है, चला जाता है, वो कभी वापस बाहर नहीं निकल सकता। दैट इज ब्लैक होल। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया, बेसिक समझ लिया। अब आते हैं सीधे सौर मंडल में। ठीक, सौर मंडल की सबसे पहली बात, सौर मंडल संयुक्त रूप को कहते हैं। कौन सा संयुक्त रूप, मैंने आपको बता दिया था। इसमें उपग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, और 8 हमारे
मेन प्लैनेट जो सोलर सिस्टम का भाग है, ठीक है। ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह भ्रमण करते रहते हैं, परिक्रमण करते रहते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब इन सभी को धूमकेतु क्या होते हैं, उल्का क्या होते हैं, ये सब यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, आप यूपीपीसीएस में भी फेवरेट बनते जा रहे हैं, इनको हम समझेंगे आगे। सबसे पहले देखते हैं सूर्य, ठीक है। सूर्य की संरचना। अब सूर्य की संरचना में वैसे तो हम बहुत डीप में जा सकते थे, लेकिन जो पूछा नहीं जाएगा हम क्यों वो पढ़े, है ना। तो जो पूछा जाएगा हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। सूर्य का जो दिखाई ना देने वाला भाग होता है उसको कहते हैं फोटोस्फीयर। सॉरी, दिखाई देने वाला भाग जो होता है उसको कहते हैं फोटोस्फीयर। यानी कि ये जो सन है, ये आपका सन है, ठीक। ये जो किरणें पड़ रही होती हैं, जो प्रकाशमान होता है सूर्य का भाग, उसको कहते हैं फोटोस्फीयर, ठीक है। जो केवल हमें दिखाई दे रहा होता है नंगी आंखों से, वो है प्रकाश मंडल, जहां से प्रकाश केवल हमें विजिबल होता है, ठीक। दूसरा आता है कोरोना। कोरोना जो है ये बाह्यतम भाग है, केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय कैसे दिखाई देता है, अब सूर्य ग्रहण क्या होता है ये हम समझेंगे यहाँ पे, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। ये हो गया आपका सन, ये हो गया आपका सन, ठीक है। ये हो गया आपका चंद्रमा, ये हो गया आपकी पृथ्वी। ये एक सीध में होते हैं और सन का प्रकाश किस पे पड़ रहा होता है, चंद्रमा पे, ठीक। और पृथ्वी पे नहीं पड़ रहा होता है, ठीक है, पृथ्वी पे नहीं पड़ रहा होता। ये हो गया आपका सन, ये हो गया आपका मून, ये हो गया आपका अर्थ, ठीक। अब सूर्य ग्रहण किसको कहते हैं, सूर्य ग्रहण में ये होता है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश केवल केवल चंद्रमा पे पड़ रहा होता है, इसका भाग जो है प्रकाशमान होता है। पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ रही होती है, केवल चंद्रमा की छाया बीच में आ जाएगा। देखो, आप कभी टॉर्च वाला सिस्टम कभी रात में देखा है, आपके हाथ पर अपने टॉर्च डालिएगा तो एक भाग दिखाई देगा आपके हाथ का, एक दूसरा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो जब यहाँ से टॉर्च लगाई जाएगी, सीधी सी बात है, यहाँ पर जो हिंड्रेंस बाउंड्री खड़ी हुई है क्या है, मून है, तो यही वाला भाग तो दिखाई देगा चंद्रमा का। यहाँ जब रोशनी नहीं पड़ रही तो यहाँ से नहीं दिखाई देगा। तो जो सन का भाग है, ये बाहर वाला भाग, वो नहीं दिखाई देता है, प्रकाश नहीं दिखाई देगा। अब केवल इसके बीच का जो कोरोना होता है, यहाँ वाला भाग, जो डार्क स्पॉट होते हैं, जो प्रकाश नहीं दिखाई देता, जो आभा मंडल होता है, ठीक है, आभा मंडल, यहाँ पे देखेंगे तो इस पे स्पॉट्स नजर आएंगे। कभी सूर्य ग्रहण को ढंग से देखना है, हालांकि नंगी आंखों से कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज इस वक्त बहुत नुकसानदायक निकलती हैं, डायरेक्ट जो हमारी आंखों को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो पृथ्वी से इसका प्रकाश मंडल ना दिखाई दे, यानी फोटोस्फीयर जोन ना दिखाई दे, इसके आंतरिक वाला भाग जो कोरोना होता है, ये वाला भाग दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको सूर्य ग्रहण समझ गए, जब चंद्रमा दोनों के बीच यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य का आभा मंडल या प्रकाश केवल चंद्रमा पे पड़ता है और पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, पृथ्वी पर केवल चंद्रमा की छाया पड़ती है, ठीक है। तो पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश वाला भाग नहीं दिखता है, केवल कोरोना दिखता है, ठीक, प्रकाश नहीं पड़ता। आपने देखा होगा सूर्य ग्रहण के सामने प्रकाश की लालिमा लालिमा यानी लाल हो जाता है प्रकाश, ठीक है। तो ये वही है, तब उस समय दिखता है हमें कोरोना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य का अंदर वाला भाग, यानी कि ये आपका सूर्य है, ये आपका फोटोस्फीयर वाला भाग जो जहां पर प्रकाश होता है, फोटोस्फीयर, ये आपका भाग हो यार अंदर का, ठीक, इसे कोरोना कहते हैं। और ये सब फेवरेट क्वेश्चन है आपके यूपीपीसीएस और यूपीएससी के। उसके बाद ये सौर ज्वाला, जो यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रहा है, ठीक है, ये वाला भाग, इसको क्या कहते हैं, यहां से निकलती है ज्वाला। जैसे टाइड्स आपने देखे हैं पृथ्वी पर, टाइड्स क्यों उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो आपके ज्वार भाटा आते हैं, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो इनकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो सर्वाधिक काम कर रहा होता है, ठीक है। तो पृथ्वी का जल जो है ऊपर चंद्रमा की ओर खिंच जाता है, ठीक है, चंद्रमा की ओर खिंच जाता है, इसलिए उसको टाइड्स कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जब बीच से जो हाइड्रोजन हीलियम में टूट रहा होता है बहुत तेजी से, यहाँ पे सौर फ्लेयर्स यानी कि सौर ज्वाला उत्पन्न होती है। ये प्रकाश मंडल में परमाणुओं का तूफान कहा जाता है, यानी परमाणु जो टूट रहे होते हैं उसका तूफान है।
जो सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर जाता है और अंतरिक्ष में चला जाता है। ठीक, अंतरिक्ष में क्यों चला जाता है? बाकी के जो प्लेनेट है, यहाँ पे जो प्लेनेट होंगे उनका गुरुत्वीय भार लगता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो सोलर फ्लेयर्स निकलेंगी, जो आंधी यहाँ चल रही होगी सोलर ऊर्जा की, ठीक है, तो ये वाली इसकी कक्षा को पार कर जाते हैं और आ जाते हैं, मान लिया ये पृथ्वी की कक्षा में आ गए, पृथ्वी की कक्षा में आ गए। अब ये यहाँ पर अगर आ गई सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी की कक्षा में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है, तब होता क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के कणों में टकराव होता है। ठीक है, जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण, तब यहाँ पर ऑरोरा बोरियलिस, एक ऑरोरा होता है जिसे प्रकाश लाइट बोलते हैं, हिंदी में प्रकाश लाइट, लेकिन सीधा सा जो शब्द होता है वो ऑरोरा लाइट्स होती हैं। ये दोनों ध्रुवों पर उत्पन्न होती हैं पृथ्वी के। ठीक है, ये आपका पोलर, ये आपका पोल, यानी ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, अब यहाँ पे यानी सूर्य के जो फ्लेयर्स थी, जो सौर ज्वाला थी, ये यहाँ इसके पृथ्वी के जोन में आ गई, पृथ्वी के आकर्षण शक्ति में आ गई। ठीक है, तो ये अपनी ओर खींच लेती है पृथ्वी इन ज्वालाओं को। अब ये दोनों ध्रुवों पर ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिणी, यहाँ पे होगी ऑरोरा बोरियलिस, यहाँ पे होगी ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, यानी दक्षिण में ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस और यहाँ उत्तर में ऑरोरा बोरियलिस। जैसी घटनाएं घटती हैं, होता क्या है इसमें ऑरोरा बोरियलिस और ऑस्ट्रियालिस में, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश हवा के कणों में, यानी कि जो सोलर लाइट्स आती हैं वहां से सौर ज्वाला आती है, तो जो पृथ्वी के वायुमंडल में जो कण होते हैं, धूल कण होते हैं, गैस कण होते हैं, ठीक है, उनमें चमक उत्पन्न होती है फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ पर जो छोटे छोटे कण होते हैं और ये सौर ज्वाला आ रही है, तो इनसे टकराने के बाद ज्वालाओं की जो कण होते हैं वो चमकने लगते हैं, इसी को बोला जाता है ऑरोरा बोरियलिस और यहाँ पे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिस इसलिए क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास दक्षिणी ध्रुव में ये घटना होती है, इसलिए इसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोल देते हैं, इसको ऑरोरा बोरियलिस। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स हैं, आपको जरूर स्किप नहीं करना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सौर ज्वाला। हाँ, सौर ज्वाला जहां से निकलती है उसको सन स्पॉट कहा जाता है, यानी कि मैंने आपको बताया ये जो प्रकाश होगा इसको फोटोस्फीयर कहेंगे। ठीक, जो हमें नंगी आंखों से दिखाई, इसके अंदर का भाग जो होगा वो ये वाला भाग वो कोरोना कहा जाएगा। ठीक है, कोरोना। और इसके अंदर का जो भाग होगा उसको कहेंगे सन स्पॉट, यानी जहां से सौर ज्वाला, जहां से हीलियम हाइड्रोजन बहुत ही तेजी से हीलियम में चेंज हो रही है, उस भाग को सन स्पॉट बोला जाता है। ये एज इट इज डिफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जहां से सोलर फ्लेयर्स उत्पन्न होंगी। ठीक है, ये अपेक्षाकृत क्या होते हैं, बड़े भाग होते हैं। ठीक है, सौर कलंक प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है, पृथ्वी को बेतार संचार व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। यानी कि जब ये सोलर फ्लेयर्स आती हैं सूर्य से, ठीक है, यहाँ से जो सोलर फ्लेयर्स आंधियां आती हैं सौर ज्वाला की, पृथ्वी को प्रभावित कर देती हैं। अब जब ये पृथ्वी को कैसे प्रभावित करेंगी, यहाँ पे आ जाएंगी, तो ये ज्वालाएं हैं। ठीक, बहुत गर्मी, एक्सट्रीम गर्मी, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सब हो रहे होते हैं, इसमें रखे होते हैं, यानी बह रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं। तो ये जो पृथ्वी पर सैटेलाइट्स जो छोड़े जाते हैं, जो सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो छोड़े जाते हैं, ठीक है, जैसे क्या हो गया, रीसेट हो गया, ठीक है, जीसैट हो गया, जितने भी सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन वाले होते हैं उनको प्रभावित कर देते हैं। तो हमारा जो कहते हैं कि नेटवर्क चला गया, कुछ दिनों के लिए नेटवर्क बहुत गड़बड़ हो जाता है, तो ये सौर ज्वालाओं के कारण ही होता है। इससे कम्युनिकेशन, जो बेतार कम्युनिकेशन कैसे कैसे होता है, रेडियो वेव्स के थ्रू फैलता है। किसके थ्रू? रेडियो वेव्स के थ्रू। अब ये रेडियो वेव्स जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वायुमंडल में। वायुमंडल की किस क्षेत्र में? आइनोस्फीयर में। ठीक है, आइनोस्फीयर में। अब जब आइनोस्फीयर में पाई जाती हैं तो उसी आइनोस्फीयर में सौर ज्वालाएं पहुंच जाती हैं, जिससे गर्मी के कारण बहुत जो है आयंस में टूट जाता है और यहाँ का कम्युनिकेशन, जो सैटेलाइट्स यहाँ छोड़े जाते हैं वो प्रभावित होते हैं। अब यहाँ कम्युनिकेशन खराब हो जाता है पृथ्वी पर, टीवी आपकी खराब हो जाते हैं, यानी कि बोलेंगे कि जैसे नेटवर्क नहीं आ रहा है या कोई टेक्निकल ग्लिचेज आ रहे हैं, तो किसके कारण आते हैं? सोलर जो है फ्लेयर्स के कारण, सौर ज्वालाओं के कारण। करेक्ट। तो यहां तक हमने समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सन के बाद देखते हैं उपग्रह क्या होते हैं। ठीक, उपग्रह, उपग्रह जैसा कि चंद्रमा। चंद्रमा किसका उपग्रह है? ऐसे ग्रह जो
प्लैनेट्स या ग्रहों से छोटे होते हैं। जैसे पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, ब्लू प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है, और यहाँ पे आपका चंद्रमा है। तो ये जो है सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। यानी कि उपग्रह दो तरह के होते हैं, एक आर्टिफिशियल, एक होता है आर्टिफिशियल, और एक होता है नेचुरल। नेचुरल, ठीक, दो तरह के उपग्रह होते हैं। नेचुरल जो है वो जो प्लैनेट्स हमारे हैं सौर मंडल में, जितने भी ग्रह मौजूद हैं उनके जो सब उपग्रह है, यानी जो इनके चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स के चक्कर, उन्हीं को उपग्रह कहते हैं। ये नेचुरल वाले हो गए, वो मैन मेड नहीं होते हैं, उनकी अपनी एक नेचुरल प्रोसेस से बने हुए हैं। आर्टिफिशियल वो ग्रह हैं जो हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के रूप में आकाश में या छोड़ते हैं, ठीक है, जैसे लियो में, यानी लो अर्थ ऑर्बिट, ध्रुवीय पोलर कक्षा में, ठीक है, सन सिंक्रोनस कक्षा में जो छोड़ते हैं सैटेलाइट, जो मैन मेड होते हैं, जैसे रिसोर्स सेट हो गया, रीसेट हो गया, ये जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं जो यहाँ से भूमध्य रेखा से छोड़े जाते हैं, उनको वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं, ठीक। तो अब हम बात करते हैं किसकी, जो हमारे प्लैनेट्स यानी ग्रहों की अभिक्रमण करते हैं, उनके आसपास परिक्रमा करते हैं। तो ये क्या होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं, ठीक। ये आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, अपने ग्रहों के साथ साथ ये सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, एज इट इज आपसे पूछ सकता है उपग्रहों के बारे में पीसीएससी यूपीएससी में कि क्या ये आकाशीय पिंड है। ऑफकोर्स है, इससे इतर भी चीजें दी हो सकती है, लेकिन वो गलत होगा। ये आकाशीय पिंड है और ग्रहों की, अपनी ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, और ये अपनी ग्रह की परिक्रमा के साथ सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। मान लिया ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये अर्थ हो गया, ये हमारा मून हो गया, ठीक, ये मून हो गया। तो अब ये किसका, यानी कि पृथ्वी का भी चक्कर लगाएगा, इसके साथ ही ये अपनी धुरी पे भी रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा, और इसके साथ ही ये जो हमारा तारा है उसका भी चक्कर लगाएगा, ठीक है, उसका भी चक्कर लगाएगा एक तरह से, ठीक। तो इतनी बात में समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। इनकी जो है अपनी चमक नहीं होती, उपग्रहों की कोई अपनी चमक नहीं होती, क्योंकि ये स्टार नहीं है, चमक इनकी होती है स्टार या तारों की, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं, जैसे अर्थ, चंद्रमा, ये सब कैसे, इनका प्रकाश कैसे, ये कैसे दिखते हैं, केवल सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। इनका परिभ्रमण पथ कैसा होता है, परवलयाकार या पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक यानी कि ऐसे, ठीक, ऐसे होता है ये। जैसे मान लिया ये सन है, ये अर्थ है हमारी, तो अब ये इस तरह से चक्कर लगाएगी, गोल नहीं होता है, इस तरह से चक्कर नहीं लगाएगी, ठीक। पैराबोलिक थोड़ा सा जियोइड चपटा हुआ है हिस्सा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा पहले इससे। तो ये हो गए उपग्रहों के बारे में। अब बात करते हैं सुपरमून क्या होता है, ठीक। तो पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट में कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण की बात हमने कर ली थी, अब हम देखते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो पहले पढ़ लेते हैं हम, ठीक। पृथ्वी और चंद्रमा की औसत दूरी जो है वो कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर तक है, ठीक है। वह स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है, यानी कि ये अर्थ हो गई आपकी, ये हो गया चंद्रमा, ये मान लिया ये पैराबोलिक सिस्टम हो गया जहां से चक्कर लगाता है। ये जब दूर होगा, ठीक, ये हमारा अर्थ हो गया, ये हो गया मून, ठीक। ये जब पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी पर होगा, ठीक है, तो इसे अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसौर। ये आगे हम देखेंगे। अपसौर यानी सबसे ज्यादा दूरी जो होती है 3 जनवरी को होती है, किसकी, अर्थ की और मून की दूरी, यानी कि मून जो सबसे ज्यादा दूर होता है पृथ्वी से वो 3 जनवरी को होता है। ये डेट याद रखिएगा, पूछ लेता है पीसीएस, ठीक है, जनवरी। तो इसको अपसौर, सबसे ज्यादा दूरी आप मतलब प्रसार हो रहा है, दूर जा रहा है, तो अपसौर कहेंगे। अब जब यहीं पे ये रोटेट कर, मतलब इसका परिभ्रमण करते हुए यहाँ पे आएगा तो सबसे ज्यादा निकटतम दूरी होगी, कब होगी, 4 जुलाई को। कब होगी, जून या जुलाई को होती है, एग्जैक्टली मैं बता दूंगी इसको, शायद जून होता है, ठीक है, जून या जुलाई, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, ये चीज मैं आपको कंफर्म कर दूंगी, ठीक। जून या जुलाई में 4 को होती, 4 कंफर्म है, ठीक है। तो ये सबसे नजदीक होता है, इसको बोलते हैं उपसौर, ठीक है, उप यानी छोटा, या चंद्रमा बहुत ज्यादा नजदीक होता है अर्थ के,
ठीक, तो ये चीजें हम समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कैसे समझना है। पृथ्वी चंद्रमा के इतनी दूरी पर होता है, वह स्थिति चंद्रमा के सबसे नजदीक होता है। ठीक है, यानी चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है तब ये घटना घटती है। तब चंद्रमा जो है पृथ्वी से 14% बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। यानी कि जब पृथ्वी से मून सबसे ज्यादा पास होता है, ये वाली दूरी सबसे ज्यादा पास होगी, ठीक, तो ये वाली स्थिति होती है जो उपसौर वाली स्थिति, इसी को सुपर मून कहा जाता है। सुपर मतलब बहुत बड़ा दिखाई देना, ठीक, तो ये वाली चीजें याद रख लेना। अब ब्लड मून क्या होता है, तो ब्लड मून देखते हैं। लगातार 4 चंद्र ग्रहण को ब्लड मून कहा जाता है। चंद्र ग्रहण क्या होता है, आपको पता है, ये सन है, ये आपका सन है, ठीक, ये आपकी अर्थ है, ये आपका मून है, ठीक। अब जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, क्या आ जाती है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तब घटित होता है चंद्र ग्रहण। क्या घटित होता है, चंद्र ग्रहण, ठीक है। अब यही चंद्र ग्रहण अगर लगातार 4 बार, यानी 4 बार ब्लड मून जैसी स्थिति आती है, ठीक है, तब इसे जो है ब्लड मून की स्थिति कहा जाता है। यानी कि इसका जो प्रकाश है सूर्य का, वो पूरा पृथ्वी पर पड़ता है, ठीक, पृथ्वी पर जब पड़ता है तो यहाँ चंद्रमा जो है वो थोड़ा सा ढक जाता है। क्या हो जाता है, ढक जाता है, तो ये लाल दिखाई पड़ने लगता है। क्या हो जाता है, लाल, ठीक। जब लाल दिखाई पड़े, नहीं प्रकाश, इस वाले प्रकाश का आभा मंडल इस पे पड़ता है, तब ये लाल हो जाता है चंद्रमा, कुछ कुछ रोशनी इसकी दिखाई देती है, ठीक है, तब होता है ब्लड मून। अब ये 4 चंद्र ग्रहों को ब्लड मून कहा जाता है जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है, ठीक है, क्या डालेगी, पूर्ण छाया डालती है, अपनी ढक लेती है चंद्रमा को, तब चंद्रमा का लाल रंग हो जाता है और इसी को कहा जाता है ब्लड मून। बस लाल हो जाता है, दैट्स व्हाई इसको बोल दिया गया ब्लड मून। शूटिंग स्टार क्या होती है, ये टूटता हुआ तारा क्या होता है। टूटता हुआ तारा सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे इमेज में, उसके बाद हम आपको बताएंगे। जस्ट अ मिनट। ये जो है आपका उल्का पिंड है, ठीक है। इसी तरह से आपका जो होता है टूटता हुआ तारा होता है वो इससे छोटा होता है, ये इस तरह का होता है, ठीक है। इसकी ये पूंछ होती है पीछे की तरफ और ये शूटिंग स्टार जैसे दिखाई देता है, यानी चमक बहुत तेजी से होती है, ये नीचे की तरफ घर्षण करते हुए भागता हुआ आता है। ये आपका उल्का पिंड है, इससे छोटा होता है आपका, जस्ट शेप यही होता है, केवल छोटा होता है, ठीक है। शूटिंग स्टार, ठीक है। अंतरिक्ष में तीव्र गति से गति करते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय तत्व होते हैं, धूल एवं गैस से निर्मित होते हैं, ये वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। वायुमंडल यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में, ठीक है। तो यहाँ पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लगता है और तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं और वायुमंडलीय घर्षण में चमकने लग जाते हैं, जिसे शूटिंग स्टार कहा जाता है। यानी कि छोटे छोटे बहुत कण होते हैं, मेटल्स, गैस, धूल कण इसमें होते हैं, ठीक है। अब ये पृथ्वी के आकर्षण शक्ति से, ये वायुमंडल है पृथ्वी का, ये आकर्षण शक्ति से आकाश से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर धूल गैस ये बहुत सारा होता है। यहाँ पे ये एक आइनोस्फीयर जोन होता है, क्या होता है, नहीं सॉरी थर्मोस्फीयर जोन होता है, ये थर्मोस्फीयर जोन होता है, इसको तापमंडल भी बोलते हैं, तापमंडल, ठीक। इसी तापमंडल में ये आते हुए फ्रिक्शन करते हैं गैस और धूल कणों से। जैसे ही फ्रिक्शन स्टार्ट होता है, ये जो है जो छोटा सा कण होता है ये जलना स्टार्ट हो जाता है। जलना स्टार्ट हो जाता है तो जहां से ये शुरू हुआ था वहां से आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। इसके पीछे की जो जल चुका होगा पूंछ जैसी लंबी बनी होगी और आगे की तरफ ये बढ़ जाता है। यहाँ पे ज्यादा मात्रा होगी, यहाँ पे जो एक मेटल होगा वहां ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये पूंछ जैसी इसकी संरचना हो जाती है इस तरह की, इसी को शूटिंग स्टार कहते हैं। अब यही तारा अगर पूरी तरह से जल गया हमारे वायुमंडल में
तो इसको शूटिंग स्टार कह देंगे। अगर इसमें से कुछ बच गया, अगर बड़ा पिंड है कोई आकाश जो गिर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारे वायुमंडल में आ गया, अगर ये थोड़ा बड़ा है इससे, ठीक, ये पूरा जल नहीं पाया है फ्रिक्शन के कारण, तो यही पृथ्वी पर आकर गिर जाता है और इसको कहते हैं उल्का पिंड। ठीक, यही बन जाता है उल्का पिंड। अब ये उल्का पिंड जब तेजी से धड़ाम से पृथ्वी पर गिरता है तो वहां पर गड्ढे बन जाते हैं ज्वालामुखी जैसे। ठीक है, जैसे हम रूस में देखेंगे कुछ उल्का पिंड गिरे थे तो वहां धस गया था जमीन, वहां झील बन जाती है। ठीक है, तो इनको उल्का पिंड कहते हैं। आया समझ में? तो ये भी समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, सेम वही चीजें जो मैंने आपको समझाई वही दी हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जलकर राख हो जाए तो इसे मिटियोर्स या उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, अगर ये ना जले तो शूटिंग स्टार कहते हैं, अगर ये ना जले तो उल्का पिंड बोल देते हैं इनको। ठीक है, पूर्णतः ना जले चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, सीधी सी बात है। अब आते हैं पुच्छल तारे या धूमकेतु। ठीक, ये आकाशीय धूल, बर्फ, हिमानी गैसों के पिंड हैं। यह सूर्य से दूर बड़े ठंडे और घरे क्षेत्रों, अंधेरे क्षेत्रों में रहते हैं, यानी सबसे दूर क्षेत्र में रहते हैं। जैसे ये सन हो गया, ठीक, और आपका ये सोलर सिस्टम के जितने भी 8 ग्रह हैं वो हो गए, ये सबसे दूर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं पुच्छल तारे और धूमकेतु। जहां बिल्कुल अंधेरा होता है, यहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है। ठीक है, और बहुत ठंडे स्थान होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं पुच्छल तारे या धूमकेतु। ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर लंबी अनियमित श्रृंखला में ऐसे बिखरे होते हैं। ठीक है, ऐसे इस वाली बेल्ट में यहाँ पे पूरे बिखरे होंगे ऐसे ऐसे करके, ग्रहों के दूर एकदम सूर्य के चारों ओर बिखरे होंगे। ठीक है, क्या होता है, सूर्य के चारों ओर लंबी अनियमित श्रृंखला में घूमते रहते हैं। घूमते हुए जब ये सूर्य की कक्षा में गुजरते हैं तो गर्म होकर गैसों की फुहार छोड़ते हैं। ठीक है, यही धूमकेतु पुच्छल तारे जो है क्या है, धूल, बर्फ, हिमानी गैस के पिंड है। अब ये जो सूर्य की कक्षा के आसपास पहुंचते हैं घूमते हुए, ठीक है, ये सबसे अंधेरे भाग में यहाँ पे रहते हुए हैं, इस वाले क्षेत्र में दूर दूर बहुत ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं, ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर बिखरे हुए हैं काफी दूर तक ऐसे। अब जब ये सूर्य के यहाँ कक्षा में पहुंचते हैं कभी घूमते घामते, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी पड़ती है या बहुत ही ज्यादा ताप उत्पन्न होता है। ठीक है, तब ये जलने लगते हैं, जलने लगते हैं, इनमें गैसें होती हैं इसलिए फुहार जैसे छोड़ते हैं। ये हो गए आपके पुच्छल तारे इस तरह से। अब यहाँ से फुहार ये बाहर की तरफ छोड़ेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, जो चमकीले पूंछ के समान दिखाई पड़ते हैं इन्हीं को कहा जाता है धूमकेतु या पुच्छल तारे। अब आते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति, केवल और केवल याद रखिएगा यहाँ पर क्षुद्र ग्रह केवल और केवल मंगल, ठीक है, मंगल और बृहस्पति, ये आपका हो गया मंगल और ये हो गया आपका बृहस्पति। ये वाली जो बेल्ट होगी यहाँ पर, इसके बीच पाए जाते हैं क्या, क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, कि मध्य सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं, ये भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप हुई। जैसे मैंने बताया कि जितने हमारे प्लैनेट्स हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, मिटोर्स हैं, तारे हैं, सब किससे बने, एक आग के गोले से ब्रह्मांड में जो था उसी से ये बने हुए हैं। और केवल मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह और सूर्य की कक्षा में रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्लास, ये हमने आज कंप्लीट कर लिया पूरा कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड। यहाँ से आपके क्वेश्चन 5-6 कवर हो जाएंगे आराम से, कम पूछे जाते हैं तब भी 2-3 आराम से कवर हो जाएंगे एक ही क्लास में। ठीक है, तो ये बेसिक आपका आज खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम जारी रखेंगे। सो थैंक यू सो मच, नमस्कार।